अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एवरीवन। ये सेशन उनके लिए भी है जिनको कुछ भी नहीं पता कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है। ये सेशन उन लोगों के लिए भी है जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है और वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आ चुके हैं। और ये उनके लिए भी है जिनको वेब डेवलपमेंट आ तो चुकी है लेकिन वो अभी तक पैसे कमाना शुरू नहीं की है। तो ये सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। हमारी आज की इस वर्कशॉप का मकसद ये होगा कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ, मैं आप लोगों को रोड मैप बताऊँ कि वेब डेवलपमेंट को आपने किस तरीके से शुरू करना है, किस तरीके से कंटिन्यू करना है और किस तरीके से इससे पैसे कमाने हैं। तो ये हमारा पर्पस, पहली बात मैंने आपको ये बता दी कि शुरू कहाँ से किया जाए। उसके बाद ये बात आती है कि भई अच्छा भई मैंने शुरू तो कर लिया है, अब इसको आगे क्या किया जाए, क्या मैं सीखूँ आगे? तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है, बहुत से लोगों को कि थोड़ा बहुत काम आता होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता लग रहा होता कि काम को यूज़ करके पैसे कैसे कमाए जाएँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम आज ये भी डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मेरा नाम हसनैन सईद है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इस वक़्त मैं गरी कंपनी में काम कर रहा हूँ जो कि एसी की एक बहुत मशहूर कंपनी है। इससे पहले मैं इल्म की दुनिया में जॉब करता था, जो कि एक बहुत फ़ेमस वेबसाइट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन जॉब्स के अलावा फ्रीलांसिंग करता हूँ। फ्रीलांसिंग के सबसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म फाइवर और अपवर्क के ऊपर। मुझे तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, मैं एएसपी डॉट नेट वेब डेवलपमेंट से फ्रीलांसिंग करके, जॉब्स करके, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करके पैसे कमा रहा हूँ। तकरीबन 4 साल मुझे हो चुके हैं। तो आज का हमारा मकसद क्या होगा? हमने वेब डेवलपमेंट का रोड मैप देखना है। हमने देखना है कि कैसे इसको शुरू किया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए और कैसे इसके ऊपर मज़ीद मेहनत करके इससे पैसे कमाए जाएँ। अच्छा, कोर्स के रोड मैप की बात करनी है। क्यों रोड मैप की बात करनी है? क्या ऐसा इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है? सबसे पहले तो ये हम देखते हैं। अ, एक बड़ा फेमस कोटेशन है, इफ यू नो व्हाट योर पाथ इज़, अगर आपको अपना रास्ता पता है, आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है। और अगर आपको आपका रास्ता पता ही नहीं है, आपने किस जगह पे जाना है, कैसे जाना है, तो इम्पॉसिबल है कि आप अपने मंज़िल पे पहुँच सकें, आप अपने एंड पे पहुँच सकें। तो इसलिए रोड मैप बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या रास्ता है, हमने किस चीज़ को फ़ॉलो करके कौन-सी मंज़िल पे पहुँचना है। तो जब आपको ये पता होगा, तब भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रोड मैप की बात करते हैं कि क्या रोड मैप होना चाहिए? तो वेब डेवलपमेंट के रोड मैप में सबसे जो मेन 2 बेसिक चीज़ें आती हैं, जो मेन पार्ट्स होते हैं वेब डेवलपमेंट के, वो पहला फ्रंट एंड होता है, दूसरा बैक एंड और डेटाबेसेस होती है। इसके बारे में हम आहिस्ता-आहिस्ता बात करेंगे और फ्रंट एंड में क्या चीज़ें सीखनी है, बैक एंड में क्या सीखनी है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो अभी बात ये आ गई फ्रंट एंड एंड बैक एंड, 2 पार्ट्स हैं। बैक एंड के अंदर प्लस डेटाबेस भी होती है क्योंकि आपको बैक एंड सीखने के लिए डेटाबेस की भी ज़रूरत होती है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता उनके लिए मैं ये सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा अभी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात और ऐड करता जाऊँगा कि हमारे पास वो लोग जिनको फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आती है और बैक एंड भी आती है, उसको हम फुल स्टैक वेब डेवलपर कहते हैं और इसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। फ्रंट एंड प्लस बैक एंड वाले की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। फ्रंट एंड की बात करते हैं तो फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, ये मेन सबसे पहले ये हमने करनी होती हैं। ये कितना-कितना पार्ट करना है इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ और उसके बाद हमें बूटस्ट्रैप और जेक्यूरी देखनी होती है और फिर हमें जेएस के फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करनी होती है। ये सिर्फ हेडिंग्स हैं, डिटेल्स मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें होती हैं, क्यों सीखनी है और कहाँ-कहाँ तक सीखनी है। क्वेश्चन आया कि क्या हमें फ्रंट एंड की सब टेक्नोलॉजीज़ आनी चाहिए फुल स्टैक डेवलपर के लिए? अगर आपको फ्रंट एंड किसी भी तरीके से एक तरीके से बनाना आता है, तो आपका फ्रंट एंड का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। हर टेक्नोलॉजी आना ज़रूरी नहीं है फुल स्टैक डेवलपर अपने आप को कहने के लिए। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले एचटीएमएल की बात करते हैं। एचटीएमएल सबसे बेसिक लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती है। पेज का जितना भी स्ट्रक्चर होता है, वो डिज़ाइन करने के लिए हम एचटीएमएल यूज़ करते हैं। इसका पूरा मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होती है।
अब जितने भी लोग होते हैं सारों को पता होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन किसी को भी मार्कअप लैंग्वेज का मतलब नहीं पता होता। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जिससे किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया जाए, उसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर आपको कोई एचटीएमएल का मतलब बताता है, पूरा वर्ड बताता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो आपने अगली दफा लाज़मी उससे क्वेश्चन करना है कि अच्छा भाई ये तो बताओ मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? तो अगर उसको पता हुआ दैट मीन्स उसको कोई ना कोई काम आता है, अदरवाइज़ उसने सिर्फ गूगल से ये चीज़ें देखी हुई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीएसएस की। इसकी एग्ज़ाम्पल्स भी हम देखेंगे, 2 बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल्स मैंने निकाल के रखी हुई हैं। सीएसएस होती है स्टाइलिंग के लिए, इसका पूरा मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। अ, उ जो जितनी भी हमने स्टाइलिंग देनी होती है, डिज़ाइन बनाना होता है वेबसाइट का, ये हम सीएसएस के ज़रिए कर रहे होते हैं। और उसके बाद आ जाती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं वेबसाइट का। कोई भी एक्शंस परफ़ॉर्म करवाने होते हैं, कोई भी बटन प्रेस या इवेंट्स को हैंडल करना होता है, वो हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पे आपको कोई 40-50% समझ आ गई है तो ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम्पल के ज़रिए बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो एग्ज़ाम्पल्स की तरफ भी चलते हैं। ये हमारे पास सबसे बेसिक, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एग्ज़ाम्पल है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और हर इंस्ट्रक्टर इसी एग्ज़ाम्पल को लेके चल रहा होता है। मैं ये एग्ज़ाम्पल भी बताऊँगा, ये भी समझाऊँगा और उसके साथ एक प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम्पल भी लेके आऊँगा। एचटीएमएल बॉडी का स्ट्रक्चर, अगर हमने ह्यूमन बॉडी को बनाना हो अ, तो हमारे पास उसके जो स्केलेटन है, उसकी जो बोन्स हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो एचटीएमएल के ज़रिए बनेगा। जो उसकी बॉडी का मास है, जो उसकी बॉडी शेप, बॉडी कलर, ये सारा कुछ हम सीएसएस के ज़रिए देंगे। और जो उसके मसल्स की मूवमेंट है, उसका सारी जो फंक्शनैलिटी परफ़ॉर्म हो रही है, बॉडी को मूव करना, सारे एक्शंस, ये जावास्क्रिप्ट के ज़रिए होंगे। एक क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, क्या जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नो, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन जो रिएक्ट वाले या जो एंगुलर वाले हैं, उनके फ्रेमवर्क्स बन चुके हैं जो कि बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन इन सिंपल वर्ड्स ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके बाद हमारे पास ये एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम्पल है जो कि मैंने खुद बनाई हुई है। पिछली एग्ज़ाम्पल जो थी वो हर जगह पे चल रही होती है, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल मैंने खुद बनाई है। फेसबुक का पेज मैंने लिया है, बगैर सीएसएस के सिंपल एचटीएमएल यूज़ करके ये पेज जो पहले नंबर पे आपके पेज आ रहा है, ये आप बना सकते हैं। और अगर इसके अंदर आप सीएसएस को ऐड कर दें तो ये जो हमारे पास राइट साइड पे पेज नज़र आ रहा है, आप ये बना सकते हैं। तो ये हमारे पास सिर्फ सीएसएस एक लैंग्वेज को ऐड करके इस तरीके से इस पेज को आप इस पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो गया होगा कि सीएसएस क्या किरदार अदा करती है हमारी किसी भी वेबसाइट के अंदर। अब इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट का काम करती है, हमने लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है, हमने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, हमने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। किसी भी बटन का कोई एक्शन या जो भी काम हम एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं ना, ये सारे एक्शन हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर परफॉर्म कर रहे होने हैं। तो आई होप आप लोगों को एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का पता लग चुका होगा कि ये क्या काम करते हैं, इनकी क्या-क्या फंक्शनैलिटी है। अब जब आप लोगों ने एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट कर ली हुई है, अगर आपको लगता है कि आपको 60-70% एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट आती है, तो आप बूटस्ट्रैप, जेक्यूरी और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स की तरफ मूव कर सकते हैं। इनकी बात करते हैं कि ये होते क्या हैं? तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप की बात करते हैं, ये हमारे पास सीएसएस का फ्रेमवर्क है। पहले से लिखी हुई सीएसएस है, पहले से लिखे हुए स्टाइल्स हैं, जो कि ट्विटर की तरफ से ट्विटर वालों ने बनाए हुए हैं। उनको हम अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ये इससे काफ़ी रिस्पॉन्सिव और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स बन जाती हैं, और इसको यूज़ करके वेबसाइट बनाना काफ़ी आसान होता है। तो जो लोग जिनको सीएसएस आती है, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि बूटस्ट्रैप लाज़मी सीखो, इससे आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएँगे। और आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपके प्रोजेक्ट बनाने में आपको 6 दिन लग रहे थे, वो आप 3-4 दिन के अंदर बहुत आराम से बना सकते हो। उसके बाद हम जेक्यूरी की तरफ आते हैं। जेक्यूरी हमारे पास लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट की। जिस तरीके से हमारे पास बूटस्ट्रैप थी, सीएसएस को आसान करने के लिए हमने बूटस्ट्रैप कर ली, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट अगर आप सिंपल यूज़ करना चाहते हो, उसके ईज़ी फंक्शंस यूज़ करना चाहते हो, तो आप जेक्यूरी यूज़ कर लेते हो। जावास्क्रिप्ट का काफ़ी हद तक अल्टरनेट फंक्शन सारा कुछ हमारे पास जेक्यूरी में मौजूद है। तो अगर जावास्क्रिप्ट का बहुत लंबा कोड आपको समझ नहीं आ रहा,
तो आप jQuery के ज़रिए बहुत आराम से ये काम परफ़ॉर्म कर सकते हो, एक्शंस परफ़ॉर्म करवा सकते हो। हमने जब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कर ली है, तो उसके बाद हमने मूव करना है बूटस्ट्रैप और jQuery की तरफ। जब ये 2 चीज़ें हो चुकी हैं ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स पहले कर लो। ये उस वक़्त में रिकमेंडेड है जब आप लोगों ने सोचा हो कि हमने बैकएंड प्रोग्रामिंग करनी ही नहीं है। तो उस केस में ये होता है कि आप HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, jQuery करके जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स की तरफ आ जाते हो, एंगुलर कर लेते हो या रिएक्ट कर लेते हो, ठीक है? अब इनके अंदर भी बैकएंड आ चुकी हुई है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि जब आप फ्रंट एंड कर लो, फ्रंट एंड का काफ़ी हद तक पार्ट कर लो, तो आप बैक एंड की तरफ जंप कर जाओ। इसकी रीज़न ये होती है कि आपको बैक एंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं कंपैरेटिवली। तो अगर आपने HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, jQuery कर ली है, तो उसके बाद मेरी रिकमेंडेशन होती है किसी भी बैक एंड के फ्रेमवर्क को पकड़ लो। अभी मैं आपको फ्रेमवर्क्स बताऊँगा जो फेमस यूज़ हो रहे हैं। तो उनमें से आप किसी भी फ्रेमवर्क को अच्छे तरीके से करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो मैं फ्रेमवर्क्स अभी बता देता हूँ कि कौन-कौन से फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं, लेकिन उससे पहले हम डेटाबेसेस की बात करेंगे, कि हमारे पास बैकएंड की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? डेटाबेसेस क्या होती हैं? सिर्फ़ फ्रंट एंड की जो वेबसाइट बन जाती है, वो इनफ क्यों नहीं होती? तो हमारे पास लेट्स अज़्यूम हमारे पास एक शॉपिंग वेबसाइट है, उन्होंने 1000 प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, जैसे अमेज़न है। और अमेज़न की अगर न्यू प्रोडक्ट ऐड होती है, अज़्यूम करें कि हर दफ़ा डेवलपर को एक न्यू पेज बनाना पड़ रहा है और एक दिन में कोई हज़ारों प्रोडक्ट्स अपलोड हो रही हैं, तो डेवलपर डेली न्यू पेज बना के डेली न्यू पेज अपलोड करेगा, व्हिच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। ऐसा नहीं होता, हमारे पास कोई भी वेबसाइट नज़र आ रही हो, वो डायनामिक होती है। मतलब हम टाइप करते हैं अपने प्रोडक्ट का नेम वगैरह और वो ऑटोमैटिकली सब यूज़र्स को शो होना शुरू हो जाती है। हमें अलग से कोई पेज HTML का बना के अपलोड नहीं करना होता, हम सिर्फ़ डेटाबेस ऐड कर लेते हैं और पेजेज़ को डायनामिक बना लेते हैं। डेटाबेसेस का फ़ायदा क्या होता है? मैं डेटाबेसेस किस तरीके से यूज़ करते हैं वो अभी नहीं बताऊँगा, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि भाई क्यों-क्यों यूज़ करनी चाहिए हमें डेटाबेस, सिर्फ़ फ्रंट एंड इनफ क्यों नहीं है। तो एक पहली बात तो ये हो गई कि हमारे पास डायनामिक पेजेस बनते हैं, डेटाबेस से डाटा आ रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा डाटा को हम बहुत आराम से शो करवा सकते हैं। हमें हर डाटा के लिए अलग-अलग पेज बनाना नहीं पड़ता। एक ही पेज हम बनाएँगे और उसको हम मैप कर लेंगे अपने डेटाबेस के साथ, तो एक ही पेज के साथ हम करोड़ों पेजेस भी बना सकते हैं। सिर्फ़ एक पेज बनाएँगे, उसको डेटाबेस के साथ अटैच करेंगे और फिर आप जितने मर्ज़ी प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएँ, जितनी मर्ज़ी चीज़ें ऐड करते जाएँ, आप उसी पेज के ऊपर डाटा को चेंज कर के देख सकते हैं। तो हमारे पास डाटा को हैंडल करना काफ़ी आसान हो जाता है। अच्छा जी, अब बैकएंड की लैंग्वेजेज़ हैं, ठीक है? बहुत से लोग होते हैं वो एक लैंग्वेज, एक फ्रेमवर्क की बात कर देते हैं और वो बाकी लैंग्वेजेज़, बाकी फ्रेमवर्क्स को कह देते हैं कि वो काम करने का फ़ायदा ही नहीं है। भई मैं ऐसे नहीं करता, मैं जिस मर्ज़ी फ़ील्ड का हूँ, मुझे सारी फ़ील्ड्स के बारे में बताना चाहिए और ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहिए। और फिर मुझे ये बताना चाहिए कि भई मैंने ये फ़ील्ड क्यों चूज़ की। अब ये तो डिसऑनेस्टी है, मैं सिर्फ़ अपनी एक फ़ील्ड के बारे में तारीफ़ें करता जाऊँ और बाकी किसी के बारे में आपको अवेयरनेस ही ना दूँ। तो बैकएंड मैंने आपको बता दिया, डायनामिक पेजेस, डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए जो डेटाबेसेस को यूज़ करने के लिए हमें किसी न किसी बैकएंड लैंग्वेज या बैकएंड फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है। जो मोस्टली यूज़ होने वाले फ्रेमवर्क्स हैं, ये मैंने सामने लिखे हुए हैं। ASP.NET MVC एंड ASP.NET कोर, ये सी शार्प एक लैंग्वेज है, इसको यूज़ करके ये फ्रेमवर्क बनाया गया है। ASP.NET MVC एंड ASP.NET कोर, ये 2 अलग-अलग फ्रेमवर्क्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास जेंगो एंड फ्लास्क, ये हमारे पास पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये भी वेब डेवलपमेंट के लिए लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखे हुए हैं ना फ्रेमवर्क्स, ये मैंने वेब डेवलपमेंट से ही रेलेवेंट लिखे हुए हैं क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो रोड मैप ऑफ वेब डेवलपमेंट है। तो मैंने अब तक 2 फ्रेमवर्क्स बताए हैं, 2 लैंग्वेजेज़ के फ्रेमवर्क्स बताए हैं। किसी लैंग्वेज के मल्टीपल फ्रेमवर्क्स भी होते हैं। जैसे मैंने सी शार्प का बताया, ASP.NET MVC, ASP.NET कोर, इसके अलावा भी फ्रेमवर्क हैं। कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो अब यूज़ नहीं होते, वो मैंने इसलिए नहीं लिखे। तो मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं। तो एक हमारे पास लैंग्वेज के फ्रेमवर्क्स ये हो गए। दूसरा मैंने बताया कि पाइथन
एक बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज है, उसके अंदर हमारे पास जो मोस्टली यूज़ होने वाले फ्रेमवर्क्स हैं वो जेंगो और फ्लास्क हैं। उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क्स हैं वो नोड और एक्सप्रेस हैं, ये बैकएंड के लिए यूज़ होते हैं। और उसके बाद हमारे पास पीएचपी के लिए लारावेल, केक पीएचपी, ये फ्रेमवर्क यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा भी कुछ लैंग्वेज और फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हम सारे मेंशन नहीं कर सकते थे। ये मैंने ये 4-5 जो लिखी है ना लैंग्वेजेज़, ये मैंने इसलिए लिखी हैं कि अगर कोई किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में या जो जिस लैंग्वेज पे मैं काम करता हूँ, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं, ठीक है? मैं आपको बताऊँगा कि क्यों आपको कौन-सा फ्रेमवर्क चूज़ करना चाहिए, आपके लिए कौन-सा फ्रेमवर्क बेहतर होगा। मैं सिर्फ़ अपने से रेलेवेंट बात नहीं करूँगा, ठीक है? तो ये कुछ मोस्टली यूज़ होने वाले फ्रेमवर्क हैं। क्वेश्चन आया कि पाइथन हमारे पास बैकएंड के लिए यूज़ होती है या फ्रंट एंड के लिए, तो ये बैकएंड के लिए यूज़ होती है। ये जितने भी मैंने फ्रेमवर्क्स लिखे हैं, ये सारे बैकएंड के लिए यूज़ होते हैं। लैंग्वेजेज़ कितनी होती हैं? लैंग्वेजेज़ बहुत ज़्यादा हैं प्रोग्रामिंग की। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने कौन-सा पाथ चूज़ किया और व्हाय? और आप लोगों को अपनी रेलेवेंट सिचुएशन के हिसाब से कौन-सा पाथ चूज़ करना चाहिए। बहुत से क्वेश्चन ये हैं कि भई मुझे क्या चूज़ करना चाहिए? ठीक है, आपके लिए तो ये बेहतर है। मुझे क्या चूज़ करना चाहिए? तो इसके बारे में बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। थोड़े से क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। क्या एएसपी डॉट नेट में रेस्ट एपीआईज़ बना सकते हैं? येस, एएसपी डॉट नेट में रेस्ट एपीआईज़ बहुत ज़बरदस्त बनती हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। जावास्क्रिप्ट बोथ फ्रंट एंड और बैक एंड में कैसे यूज़ हो सकती हैं? जावास्क्रिप्ट पहली बात तो ये फ्रंट एंड के ऊपर स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होती है और बैक एंड के अंदर हमारे पास उसके फ्रेमवर्क्स बन चुके हैं, नोड और एक्सप्रेस वगैरह, वो बैक एंड के लिए लैंग्वेज यूज़ होती हैं। तो इस तरीके से वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए यूज़ होते हैं। एएसपी डॉट नेट क्या है? एएसपी डॉट नेट सी शार्प का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम वेबसाइट्स को डेवलप कर रहे होते हैं। एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट कितने टाइम में लर्न कर सकते हैं अगर प्रॉपर टाइम दें? अगर बहुत ज़्यादा आप टाइम दे रहे हैं और फोकस सिर्फ इसके ऊपर कर रहे हैं, तो 1 डेढ़ महीने के अंदर आप कर सकते हो, बड़ी अच्छी है। कौन-सी ईज़ी स्किल अवेलेबल है? ये फ्रंट एंड सबसे ज़्यादा ईज़ी होती है। क्वेश्चन आया कि डायनामिक पेजेज़ क्या होते हैं? डायनामिक पेजेज़ वो पेजेज़ होते हैं जिसके अंदर हम बैकएंड से डाटा लेके आ रहे होते हैं, हम डेटाबेस से डाटा लेके आ रहे होते हैं, हम एक ही पेज को डिज़ाइन करते हैं और उसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें हम दिखा रहे होते हैं। रेस्ट एपीआई के लिए एएसपी डॉट नेट बेस्ट है या लारावेल? लारावेल के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, तो मैं ज़्यादा एएसपी डॉट नेट से फ़ैमिलियर हूँ और एज़ फार एज़ आई नो एएसपी डॉट नेट की एपीआईज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इल्म की दुनिया, आप लोगों ने वेबसाइट सुनी हुई है, उसकी सारी एपीआईज़ एएसपी डॉट नेट के अंदर बनी हुई हैं। पाइथन की भी वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है। येस, पाइथन वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंगुलर के बारे में बता दें, एंगुलर के लिए आपको बेसिक पहले जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो अगर आप एंगुलर सीखना चाहते हैं तो पहले बेसिक लेवल की एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट सीखें और मेबी इन फ्यूचर मैं भी ये एंगुलर का कोर्स ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो हम दोबारा से वापस भी आएँगे क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा पाथ क्या था वेब डेवलपमेंट के अंदर, मैंने क्यों चूज़ किया, क्या-क्या चीज़ें मैंने सीखी पहले और बाद में क्या सीखा। आप इसी चीज़ के इसी चीज़ को फ़ॉलो करके आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, मेरे पाथ को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करके भी, ठीक है? अगर किसी की स्पेसिफिक कोई सिचुएशन होगी, आप मुझे चैट में बताएँ, मैं उसका आंसर भी बताऊँगा कि आप लोगों को क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत ही स्टार्ट के लेवल में मैंने एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट सीखी। एचटीएमएल 80-90% सीख लिया है, उसके बाद आप सीएसएस के ऊपर मूव करें। सीएसएस आपको अगर 50-60% भी आ गई है, तो जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत सीख लें, ठीक है? 20, 30, 40%। तो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट जब आप लोगों ने सीख लिया है, फ्रंट एंड आपका एक हद तक कंप्लीट हो चुका है, आप वेबसाइट बना सकते हैं, तो आपने फिर बूटस्ट्रैप और जेक्यूरी की तरफ आना है। तो बूटस्ट्रैप और जेक्यूरी कैसे आना है, क्यों आना है? सीएसएस के लिए सिंपल करने के लिए उन्होंने हमें बूटस्ट्रैप दे दी हुई है और जावास्क्रिप्ट को सिंपल करने के लिए जेक्यूरी मिल चुकी है। तो जब आप ये 2 स्टेप्स को फ़ॉलो कर लेंगे ना, ये 2 स्टेप्स मैं रिपीट भी कर देता हूँ।
HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और उसके बाद आपने बूटस्ट्रैप और jQuery करनी है। आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जब हो चुकी है, तो आपने जल्दी से कोशिश करनी है कि बूटस्ट्रैप और jQuery सीख लो। यहाँ तक जब आपने कर लिया ना, तो उसके बाद आप लोगों ने कोशिश करना है कि भाई इससे पैसे कमाना शुरू कर दो। किसी ना किसी तरीके से फ्रीलांसिंग के अंदर जॉब करके किसी लोकल मार्केट के क्लाइंट्स को पकड़ो और यहाँ से पैसे कमाना शुरू कर दो। यहाँ पे 60% का क्या मतलब है, 60% वीडियोस देखनी चाहिए? नहीं, वीडियोस आप 100% देखें, लेकिन आपको अगर लगता है ना कि भई मुझे कितने परसेंट काम आ चुका है, आपने ये अपना देखना होता है। अब हर बंदा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। प्रैक्टिस उसको परफेक्ट बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सीएसएस के ऊपर 4-6 महीने लगा देना है ताकि मैं इसके अंदर 100% सीख लूँ। आपने सीएसएस, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट के ऊपर 1 से डेढ़ महीना लगाना है, ठीक है? अगर आप फोकस के साथ कर रहे हैं, तो 1 से डेढ़ महीना इनफ है इन चीज़ों के लिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट आप 2-3 वीक्स लगाएँ बूटस्ट्रैप, jQuery के ऊपर, यहाँ पे आप 2 महीने के अंदर फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। और जब आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हैं ना, तो आप यहाँ पे अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाएँ, वहाँ पे गिग्स वगैरह बनाएँ और अपने पैसे कमाना शुरू करें। जब आप पैसे कमाना शुरू करेंगे ना, तो आपके लिए लर्निंग और ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपके अंदर मोटिवेशन आएगी कि भई मैं काम सीख रहा हूँ, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं। फिर आप और अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी टिप होती है कि इस लेवल पे 2 स्टेप्स के बाद आप पैसे कमाना शुरू कर दो और आप बहुत आराम से कमा भी सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होगी, पैसे कम होंगे। अच्छा, जब ये हो चुका है ना, उसके बाद आपने डेटाबेस सीखनी है। डेटाबेस को एटलीस्ट उसकी बेसिक सीखें कि डेटाबेस होती क्या है, उसमें टेबल कैसे बनते हैं, उसकी सिंपल क्वेरी सीखें। बहुत ज़्यादा डीप अभी बेशक जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक लेवल की जब आपने डेटाबेस सीख लिया, तो आप सी शार्प की या किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग सीखें। आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ही आप ये बैकएंड वाला आगे वाला काम कर सकेंगे। तो आपने हल्की सी डेटाबेस ही सीखी, उसके बाद आपने अपने प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर लेना है। ऊप के कॉन्सेप्ट हैं, इनहेरिटेंस है, किस तरीके से क्लासेस बनती हैं, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। आप लोगों ने ये सारा कुछ इस स्टेप के अंदर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। डेटाबेसेस किस लैंग्वेज में सीखते हैं? एसक्यूएल के अंदर सीख लें। यही बेस्ट रिकमेंडेड लैंग्वेज है इस टाइम डेटाबेस को सीखने के लिए। क्वेश्चन आया है कि कितना अर्न कर सकते हैं फ्रंट एंड सीखने के बाद? फ्रंट एंड सीखने के बाद बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होगी, ऑनेस्ट ओपिनियन है, लेकिन आप महीने का 20-25 हज़ार निकाल सकते हो, ठीक है? अगर आप कुछ भी नहीं कमा रहे तो फ्रीलांसिंग से अगर आप इतना कमाना शुरू कर देते हो, दैट्स अ प्लस पॉइंट। आप एटलीस्ट कुछ नहीं कमा रहे थे और कुछ कमाना शुरू हो गए हो, सिर्फ कोई 2 महीने की मेहनत करके। डेटाबेसेस सीखने में कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा नहीं, कोई 2-3 हफ्ते एटलीस्ट 2 हफ्ते लगा लो, ताकि आपको सिर्फ बेसिक उसका जो जनरल आइडिया होता है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आपने फिर प्रोग्रामिंग के ऊपर अच्छा टाइम लगाना है, कोई 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते लगाओ, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग आ जाए। हाँ, अगर आपने सी प्लस प्लस वगैरह पहले की हुई है, तो आपको इसके ऊपर टाइम कम लगेगा। अगर आपने सी प्लस प्लस या जावा या कोई भी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ी, तो आपको ये महीने से ऊपर लग सकता है। जब आपने सी शार्प या बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ली ना, तो उसके बाद आपने फिर किसी फ्रेमवर्क की तरफ आना है। क्वेश्चन आया कि प्रोग्रामिंग में डीएसए ज़रूरी है? बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर या वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको ये आनी चाहिए किसी हद तक, थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा डाटा स्ट्रक्चर आपको ये वेब डेवलपमेंट के अंदर नहीं चाहिए होगी। हाँ, बेसिक डाटा टाइप्स वगैरह और क्या किस तरीके से बनते हैं, ये आपकी लॉजिक्स होनी चाहिए। उसके बाद आ गया भाई हमारे पास फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एएसपी डॉट नेट। क्यों मैंने एएसपी डॉट नेट को चूज़ किया, अभी ये मैं आपको बताऊँगा और आप लोगों को क्यों चूज़ करना चाहिए ये भी बताऊँगा। लेकिन आप यहाँ पे आप कोई भी फ्रेमवर्क सीख सकते हैं, जो मैंने आपको पिछले फ्रेमवर्क्स बताए थे। मैंने यहाँ पे चूज़ किया एएसपी डॉट नेट को। क्यों चूज़ किया, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। जब हमने एएसपी डॉट नेट की हल्की-सी बेसिक सीख ली ना, अब हमने इसको अटैच करना है डेटाबेस के साथ। तो एएसपी डॉट नेट के अंदर डेटाबेस के साथ अटैच करने के लिए लिंक यूज़ होता है और एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ होता है। एंटिटी फ्रेमवर्क ज़्यादा यूज़ होता है और लिंक उससे कंपैरेटिवली थोड़ा कम यूज़ होता है, लेकिन दोनों यूज़ हो रहे होते थे, तो मैंने इसको ज़्यादा बड़े अच्छे तरीके से इनको चूज़ कर लिया। अब दोबारा से यहाँ पे आपकी हल्की-सी ब्रेक लगेगी।
जैसे आपके पास 2 स्टेप्स के बाद आपने एक अर्निंग शुरू कर दी थी ना, अब यहाँ पे आपने फाइवर के ऊपर गिग्स बना देनी है कि भाई मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, मैं आपके प्रोग्राम्स को कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपकी एक अच्छी ब्रेक लगेगी लर्निंग की, यहाँ पे आपने अच्छा कमाना शुरू कर देना है, अच्छी गिग्स बना लेनी है, अच्छी अर्निंग शुरू कर देनी है। उसके बाद आपने आहिस्ता-आहिस्ता अपने प्रोजेक्ट के साथ एडवांस प्रोग्रामिंग देखनी है, उसमें न्यू आपने इम्प्रूवमेंट करते जाना है, आपने उसके एल्गोरिथम सीखने हैं, आपने उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई करनी है। तो ये जो आखिरी 2 स्टेप्स है ना, ये आपकी अर्निंग के साइड बाय साइड चल रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ यही शुरू कर दो, अर्निंग को छोड़ दो, नहीं। आपने यहाँ पे पैसे कमाना शुरू कर देने हैं और उसके बाद आपने साइड बाय साइड ये चीज़ें सीखनी है। कभी भी आपने पैसे कमाना छोड़ के ये चीज़ें नहीं सीखनी, ये आपने साइड बाय साइड करनी है। क्वेश्चन है कि कौन-कौन से 2 स्टेप्स के बाद अर्निंग स्टार्ट हो सकती है? फ्रंट एंड के पहले जो 2 स्टेप्स हैं एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप एंड जेक्यूरी। यहाँ पे आप जब सीख लेते हो तो यहाँ पे आप अर्निंग शुरू कर सकते हो, लेकिन ये अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद आपने ये 4 स्टेप सीखे, यहाँ पे आपकी अर्निंग बहुत अच्छी शुरू हो जाती है, ठीक है? उसके बाद ये 2 स्टेप्स जो होते हैं, ये आप सिर्फ़ इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हो अपने अंदर एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम्स और अब यहाँ पे जो अब एल्गोरिथम सीख रहे होते हो ना, यहाँ पे डीएसए की आपको ज़रूरत पड़ रही होती है और यहाँ पे फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की तरफ भी जा सकते हो। मतलब यहाँ पे आप अपने शौक पूरे करना शुरू कर देते हो फिर। तो ये मेरा पाथ है और इससे मैं बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई हूँ। क्यों सैटिस्फाई हूँ? अभी देखते हैं भाई क्या मुझे नज़र आया एएसपी डॉट नेट के अंदर जो मैंने चूज़ किया और 4 साल के बाद भी मैं कहता हूँ कि भाई अगर मैं दोबारा से सीखना शुरू करूँ तो भी मैं यही पाथ अपनाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहली सबसे बड़ी बात कि हमारे पास एएसपी डॉट नेट सी शार्प का जो फ्रेमवर्क है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। अब माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है? डेफिनिटली उसने कोई चीज़ डेवलप की है, तो एक अच्छी चीज़ ही डेवलप की होगी और बहुत सी कंपनी, बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी कंपनी इसी को प्रेफ़र कर रही होती हैं, ठीक है? तो पहली बात ये आ गई कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है अच्छी चीज़ बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत मशहूर कंपनी है, अगर किसी को नहीं पता तो उन्होंने बनाई हुई है ये, तो एक ये बहुत प्लस पॉइंट है। उसके बाद ये कि हमारे पास जब आप एएसपी डॉट नेट सीख लेते हो, तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान चीज़ होती है। ऐसा क्यों है? ये फैक्ट्स हैं, ठीक है? अभी मैं ये फैक्ट्स आपको दिखाऊँगा भी आप लोग खुद भी सर्च करोगे और मानोगे कि वाक़ई ये बात ठीक है। जॉब मिलना कंपैरेटिवली एएसपी डॉट नेट पे बहुत आसान है बाकी फ्रेमवर्क्स की निस्बत। ये भी हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि भाई कैसे जॉब मिल जाती है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ तो भाई हर सॉफ्टवेयर हाउस जो भी अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस है 90% सॉफ्टवेयर हाउसेज़ जो होती हैं उन्होंने लाज़मी एएसपी डॉट नेट के डेवलपर्स रखे होते हैं। उसके बाद बात आ जाती है भाई सैलरी पैकेजेज़ अ, अच्छी सैलरी पैकेजेज़ मिल जाते हैं 40, 45 यहाँ से आपकी स्टार्टिंग सैलरीज़ शुरू होती हैं, ठीक है? और जो बिल्कुल ग्रेजुएट निकला है जिसको कोई काम उसने अभी सिर्फ़ 4-6 महीने लगा के सिर्फ़ काम सीखा है, तो ये 40-45 सैलरी उसके लिए बुरी नहीं है, ठीक है? इससे अच्छी सैलरीज़ भी मिल जाती हैं, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो 70-70 प्लस स्टार्टिंग में ले लेते हैं, तो वो एक लक होती है। बाकी अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग 40-45 से मिल जाती है और ये अभी हम देखेंगे भी। उसके बाद फ्रीलांसिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत से लोगों ने माइंड में बिठाया हुआ है कि इससे फ्रीलांसिंग नहीं होती। भई मैं 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ऑर्डर्स ना मिल रहे हों या काम ना मिल रहा हो। बस आपको काम अच्छा आना चाहिए, आपको फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत प्रोजेक्ट मिलते हैं, इस फ्रेमवर्क के साथ। पहली बात जो मैंने यहाँ पे बताई थी कि ईज़ी टू गेट जॉब। अब ये 3 मैंने वेबसाइट्स बताई हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं जॉब्स को सर्च करने के लिए। तो आप लोगों ने अपने टाइम के अंदर इन तीनों वेबसाइट्स के ऊपर सर्च करना है कि एएसपी डॉट नेट की कितनी जॉब्स हैं, ठीक है? और बाकी फ्रेमवर्क की कितनी जॉब्स हैं। आप लोगों के सिटीज़ के अंदर कितनी जॉब्स हैं और यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने सिटी लेट्स से फैसलाबाद के अंदर सर्च करते हैं जॉबी के ऊपर कि आपको जेंगो की जॉब ज़्यादा मिल रही हैं, तो आप जेंगो की तरफ जाएँ। अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास लेट्स से रूबी ऑन रेल्स की जॉब ज़्यादा है, तो आप उसकी तरफ जाएँ, ठीक है? आपने इन तीनों वेबसाइट्स के ऊपर सर्च करना है कि किसकी जॉब ज़्यादा अवेलेबल है। आपके शहर में किसकी जॉब अवेलेबल ज़्यादा है और किसका सैलरी पैकेज अच्छा है। तो आपने मैंने ये सर्च किया हुआ है, ठीक है? पहले तो मैं स्क्रीनशॉट्स पे लगा देता था, इस दफ़ा मैंने कहा कि भाई आप लोग खुद ज़रा मेहनत करो।
इन तीनों वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप जब देखोगे ना, तो आपको वाक़ई रियलाइज़ होगा कि वाक़ई एएसपी डॉट नेट की जॉब मार्केट बहुत अच्छी है और सैलरी पैकेज भी स्टार्टिंग में भी बहुत अच्छे-अच्छे मिल रहे होते हैं। यहाँ पे आगे बात करते हैं सैलरी की। तो मैंने गूगल पे टाइप किया, आप लोग खुद भी टाइप कर सकते हो एएसपी डॉट नेट स्टार्टिंग मंथली सैलरी इन पाकिस्तान। मैंने बाहर के कंट्री में नहीं सर्च की। बाहर के कंट्री में अगर मैं ये सर्च करूँगा तो 2-3 लाख, 4 लाख आपको बड़े आराम से नज़र आ जाएगी। मैंने पाकिस्तान में सर्च किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी 40,000 45,000 स्टार्टिंग सैलरीज़ एक अच्छी सैलरी है। तो आप अगर ये 4-6 महीने लगा के ये कर लेते हो तो आप इस सैलरी के ऊपर बहुत आराम से लग सकते हो। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो 70-80 के ऊपर भी आप जा सकते हो। और जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है ना 1-2 साल के अंदर तो और आपको काम आता हो, तो आप बड़े आराम से 6 डिजिट सैलरी जो कि 1 लाख बनती है, इसको बहुत आराम से क्रॉस कर सकते हो। आप लोग आपके सीनियर जो हैं उनसे पूछिएगा, जिन्होंने जॉब मार्केट में काम कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा। ये रियलिटी है, ठीक है? ये मैंने अपनी तरफ से कोई नंबर्स नहीं दिए, आप गूगल पे खुद भी सर्च कर सकते हैं। अभी आपको और ज़रा मोटिवेशन देता हूँ। ये तो आपके पास बात हो गई थी पाकिस्तानी जॉब मार्केट की। अब हम बात करते हैं कि भाई फ्रीलांसिंग के अंदर क्या स्कोप है? तो मैं जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता हूँ, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा-सा आइडिया दूँगा। हमारे पास जो पर प्रोजेक्ट जो ऐसा प्रोजेक्ट जो 1-2 हफ्ते के अंदर हो सकता है, कोई सिंपल शॉपिंग वेबसाइट जिसकी डेटाबेस हो, कोई भी ऐसी वेबसाइट उसके जो मिनिमम भी हमारे पास बजट होता है ना क्लाइंट का वो 400 से $500 होता है। और इसके ऊपर आपकी स्पीड बहुत ही स्लो है, बहुत कम स्लो काम कर रहे हो, तो 2 हफ्ते के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। और ये $400-500 का मतलब ये है कि 70 से 80,000 आप 2 हफ्ते के अंदर कमा सकते हो। और महीने का लगाओ तो आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बड़े आराम से कमा सकते हो अगर आपको काम आता हो। ये मैं 1 डेढ़ साल के एक्सपीरियंस के बाद की बात कर रहा हूँ। शुरू में अगर आप 50-60 प्लस कमा रहे हो दैट्स ग्रेट। और अगर हम पर आवर की बात करें, अपवर्क के ऊपर पर आवर का जो सीन चल रहा होता है, उसके अंदर जो फुल स्टैक डेवलपर की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो अ, 10 से $15 पर आवर चार्ज कर रहा होता है। और जो एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, वो $50 से ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहानियाँ सुना रहा, आप लोगों ने जाना है अपवर्क के ऊपर, वहाँ पे सर्च करना है फुल स्टैक डेवलपर, आपको नज़र आएगा कि कितने-कितने वो पैसे चार्ज कर रहे हैं पर आवर के हिसाब से। तो मेरे पे यकीन ना करें भाई, खुद जाके सर्च करें। अपने पास है, मैंने कोई कहानी नहीं लिखी, खुद जाके सर्च करेंगे तो ये आपको नंबर बहुत छोटा लगेगा। लोगों ने इवन $100 पर आवर के हिसाब से भी चार्ज किया होता है। अगर आप $10 पर आवर भी लगा लें ना, और अगर आप दिन के अंदर 8 घंटे काम करते हैं और हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, तो आराम से 2 ढाई लाख पर मंथ बन रहा होता है ये। और लेट्स से आपको 1 हफ्ता काम नहीं भी मिला, 2 हफ्ते काम नहीं भी मिले, फिर भी बहुत आपका एक अच्छा पैकेज बन रहा होता है। तो ये फ्रीलांसिंग के अंदर एक अच्छा स्कोप है इसका, जॉब मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ये क्यों चीज़ें शेयर की हैं आप लोगों के साथ, ये फैक्ट्स आपके साथ क्यों शेयर किए हैं, आप लोगों को पता लगे कि आप लोगों ने मेहनत क्यों करनी है। तो अगर आप लोग इंस्पायर हो चुके हैं और आप लोग सीखना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि भई आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिले, तो मैं एएसपी डॉट नेट का ये कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, जो कि अगले महीने 11 तारीख को शुरू हो रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कोर्स की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। फीस वगैरह क्या है, सारा कुछ अभी बता देता हूँ। तो कोर्स की ड्यूरेशन 4 महीने की है, ठीक है? 4 महीने के अंदर हम सारा कुछ सीखेंगे, फुल स्टैक आप डेवलपर बनेंगे। और 2 महीने फिर आपकी इंटर्नशिप है, ऑप्शनल है। अगर आपको अभी तक कोई जॉब नहीं मिली या आप समझते हैं कि भई इतना अच्छा सीखने को नहीं आया, तो आप उसके बाद 2 महीने की इंटर्नशिप करेंगे, जिसके अंदर आप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे। तो आप ये 4 महीने का कोर्स करते हैं और 2 महीने में अगर आपके पास टाइम है, तो आप ऑप्शनल इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। सैटरडे और संडे को क्लासेस होती हैं। लाहौर वालों के लिए फिजिकल क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है? ये एक्सपो सेंटर के करीब हॉट डेस्क के नाम से जगह है। यहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं। फिजिकल क्लासेस 2:30 से 3:30 तक होती हैं सैटरडे संडे को। और जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो 8 से 9 बजे तक होती हैं। 1 घंटे की क्लास होती है। इसके अलावा अगर आपको इंडिविजुअल टाइम चाहिए हो तो वो भी मिल जाता है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं वो ज़ूम पे होती हैं, इनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। उसके अलावा अगर रिकॉर्डिंग से भी आपको समझ ना आ रही हो, लाइव क्लासेस से भी ना समझ आ रही हो, तो एक्स्ट्रा आपको इंडिविजुअल क्लास भी मिल जाती है। अच्छा जी, फीस स्ट्रक्चर बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो फीस स्ट्रक्चर बारे में डिटेल में गाइड कर देता हूँ।
अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो विदाउट इंस्टॉलमेंट्स मतलब आप वन टाइम में फीस जमा करवाना चाहते हैं, एक ही दफ़ा करवाना चाहते हैं, तो 18,000 फीस है। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको मैं ज़रा गाइड कर देना चाहूँगा। बहुत से लोगों को ये फीस ज़्यादा लग रही होती है। भई जो लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं ना, उनको पता है कि आप सेमेस्टर के 50-50, 60 हज़ार जमा करवा रहे हो और बदले में आपको सीखने को कुछ भी नहीं मिल रहा। यूनिवर्सिटी से आप फ्री निकलते हो, आपको कोई स्किल ही नहीं आती होती। आप एक बंदा जो प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में काम कर रहा है, ठीक है? जो महीने के लाखों रुपए कमा रहा है, वो आपको अपने टाइम में से आपको घंटा निकाल के दे रहा है डेली का वीकली बेसिस के ऊपर। तो अगर मज़दूर के भी पैसे देखे जाए ना, मज़दूर भी आपके घर अगर आके काम करता है, तो भी 500 हज़ार रुपए निकलवा लेता है इतने टाइम का। तो अगर आप इस फ़ीस को डिवाइड करें ना, जो 6 महीने का आप कोर्स कर रहे हैं, तो ये 500 से भी कम पैसे बन रहे हैं, ठीक है? मज़दूर से भी कम पैसे हैं ये। तो इतने कम पैसे हैं, लोगों को लग रहा होता है भाई पता नहीं कितने पैसे हम कमा रहे हैं। तो ये एक प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में काम करने वाले के लिए बहुत छोटी-सी अमाउंट होती है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में 60-60, 50-50 हज़ार दे सकते हो पर सेमेस्टर 4-5 लाख दे के भी कुछ नहीं सीखते, तो सीखने के लिए डेफ़िनिटली आप ये छोटी-सी अमाउंट खर्च कर सकते हो। अब कुछ लोग होते हैं कि भई इकट्ठे फ़ीस हम नहीं दे सकते, कोई इंस्टॉलमेंट्स प्लान बता दें, तो 19,800 का इंस्टॉलमेंट प्लान है, 10% एक्स्ट्रा चार्जेज़ हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स के साथ आते हैं तो आपको 4,950 पर मंथ देना होता है और ये 4 महीने की इंस्टॉलमेंट होती है। तो आप 4 महीने के अंदर पर मंथ ये तकरीबन 5-5 हज़ार रुपए जमा करवा रहे होते हैं। अब अगर ये सोचिए ना आप यूनिवर्सिटी में कितनी-कितनी फीसेस दे के कुछ भी नहीं सीखते और अगर आप एक्चुअल स्किल सीखने के लिए जिससे आप वाक़ई पैसे कमा सकते हो, उसके लिए छोटी-सी अमाउंट खर्च कर रहे हो, तो ये बहुत एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और ये डेफ़िनिटली आप प्राउड भी करोगे कि भई मैंने ये पैसे लगाए अपने ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कोर्स किया हुआ है अपनी स्टार्टिंग जब मेरी बिल्कुल स्टार्ट था तो और मैं अभी भी प्राउड करता हूँ कि येस मैंने ये चीज़ें सीखी। मुझे अपने उन पैसे खर्च किए पे बहुत प्राउड है। अच्छा ये हमारे पास थी ऑनलाइन की फ़ीस 18,000 अगर आप बगैर इंस्टॉलमेंट के करते हो, अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे करते हो तो 4,950 पर मंथ फ़ीस है, जो कि आपने 4 महीनों की इंस्टॉलमेंट में करवानी होती है। अगर आप फ़िज़िकल क्लासेस लेना चाहते हो, तो विदाउट इंस्टॉलमेंट आपकी फ़ीस है 21,000 क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ 3,000 की रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऐड की हुई है। भई ये क्यों ऐड की है? रेंट्स, बिल ये सारा कुछ आने-जाने का खर्चा ये पूरे 4 महीने का सिर्फ़ 3,000 रुपए ऐड किया। तो अगर आप फ़िज़िकल क्लासेस लेना चाहते हो तो 21,000 के अंदर आ सकते हो। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप 18,000 के अंदर आ सकते हो। मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट्स दोनों अवेलेबल हैं, ठीक है? फ़िज़िकल के अंदर आपको 3,000 ये पहले जमा करवाना था रजिस्ट्रेशन फ़ीस का। अब ये मैंने आपको बता दिया, इंस्टॉलमेंट्स भी बता दी, फ़ीस भी बता दी। अब जिनका जीपीए 3.5 से ऊपर है, ठीक है? आपका दूसरा सेमेस्टर है, चौथा सेमेस्टर है, डज़न्ट मैटर अगर आपका ये सीजीपीए 3.5 से ऊपर है, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? आप अच्छा पढ़ रहे हो, मुझे पता है कि आप अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ-साथ जो ऑर्फन्स हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनको 70% उनका मैंने डिस्काउंट रखा है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फीस पे नहीं कर सकते, तो उनके लिए 70% डिस्काउंट रखा है। तो ये बहुत एक मिनिमल सा प्लान है, फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको एक अच्छे दिमाग के साथ सोचें कि क्या आपको इतने प्राइस के अंदर मिल रहा है, तो डेफ़िनिटली यू विल बी प्राउड ऑफ योर दिस पेमेंट कि आपने इतने पैसे खर्च किए और आपने अच्छा सीखा और इतने से पैसे लगा के आप डेफ़िनिटली लाखों कमाएँगे भी। पहले ये बात आ जाती है कि भाई मेंटोस क्या है, क्यों जॉइन करना चाहिए? तो हमारे पास मेंटोस प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स हैं। ASP.NET का इंस्ट्रक्टर मैं हूँ, इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं। हमारे पास जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो प्रोफ़ेशनल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और हम प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग देते हैं, हम वो काम सिखाते हैं जो मार्केट में हो रहा हो। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो बेसिक बेसिक लेवल की चीज़ें सिखा देते हैं जो मार्केट में यूज़ हो ही नहीं रही होती। तो हमारा फ़ोकस ये होता है कि जो मार्केट में यूज़ हो रहा है जिससे आप एक्चुअल पैसे कमाएँगे और बड़े आराम से अर्निंग कर सकते हैं, हमने वो चीज़ें सिखानी है। लाइव लेक्चर्स होते हैं अभी तो आप लोगों के माइक म्यूट हैं, लेकिन जो क्लासेस हो रही होती हैं, आप लोगों के माइक ऑन होते हैं, जहाँ पे समझ ना आए आप रोक के पूछ सकते हैं। और जो फिज़िकल क्लासेस हैं, वो लाहौर में अवेलेबल हैं, वो तो डेफ़िनिटली आप सामने बैठे हो, आपको समझ ना आए तो आप पूछ ही सकते हैं। और ये ऑनलाइन के अंदर भी यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत एक काम खराब कर दिया हुआ है कि वो जो पढ़ाते हैं, वो समझ नहीं आ रही होती। उसकी रीज़न ये है कि 40-50 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और
टीचर को भी पता है कि भाई इंटरेस्ट लेके नहीं बैठे हुए, तो टीचर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन हमारी जो क्लासेस होती हैं, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के बाद मैं पूछता हूँ, क्वेश्चन आंसर्स करता हूँ, असाइनमेंट देता हूँ, असाइनमेंट चेक करता हूँ, ये काम डेली बेसिस पे होता है। और जब ये काम डेली बेसिस पे हो ना, तो बच्चा फिर एक स्ट्रिक्ट हो जाता है कि यार मैंने अब पढ़ना है, मैंने कुछ सीखना है। और मैं हफ्ते 2 हफ्ते बाद मोटिवेशन दे रहा होता हूँ। भाई फाइवर की गिग्स बनाओ, ये काम करो, वो काम करो। जो स्टूडेंट्स मेरे अभी यहाँ पे मौजूद हैं, आप वैसे उनके मैसेज तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हर बंदा यहाँ पे एग्री करेगा, ठीक है? और अगर आप ये चीज़ें देखना चाहते हो, मेरे स्टूडेंट से बात करना चाहते हो, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे कर सकते हो आप। फिजिकल क्लासेस का मैंने बता दिया, ऑनलाइन क्लासेस का बता दिया। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप इंडिविजुअल रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर काइंडली एक अलग से क्लास मेरी रख लें। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं इस तरीके से भी अलग से क्लासेस भी दे देता हूँ। लाइफ टाइम सपोर्ट अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि जब आप कोर्स करते हैं, तो हम ये 4-6 महीने के बाद आपको छोड़ नहीं देते। हम आपको जॉब्स के लिए रेफर कर रहे होते हैं, हम आपको डिफरेंट जगहों पे सेटल करवा रहे होते हैं। आपको जहाँ-जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी कोड में कभी भी आप स्टक होते हैं, तो आप मुझ पे अप्रोच कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इस टाइम मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो ये प्रोजेक्ट आया हुआ है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो आपके पास लाइफ टाइम सपोर्ट है। ये सिर्फ़ टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है, ये बहुत अच्छा मैं चला रहा होता हूँ। रिफंड अवेलेबल है, बहुत भाई इंटरेस्टिंग बात है। आप 7 दिन देखें, ठीक है, आपने पैसे जमा करवा दिए, आपको लगता है कि नहीं भई मज़ा नहीं आ रहा कोर्स करने का, इंस्ट्रक्टर की समझ नहीं आ रही है, कोर्स टाइम नहीं है, सारा कुछ, कोई भी इश्यू है, आप 7 दिन के अंदर आप अपने पैसे वापस ले सकते हो, ठीक है? नो क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछूँगा कि भाई क्यों पैसे वापस माँग रहे हो? विदाउट एनी क्वेश्चन आप लोग रिफंड ले सकते हो। अब अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भई कैसे चेक करें कि वाक़ई आप ठीक पढ़ाते हो या नहीं, कैसा पढ़ाते हो? तो आप फ़ेसबुक के ऊपर मैं आपको अभी लिंक दूँगा, आप रिव्यूज़ देख सकते हो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स के। उसके अलावा डिस्कॉर्ड एक एप्लीकेशन होती है कम्युनिकेशन की, चैटिंग की, जैसे व्हाट्सएप होता है, वहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। आप किसी को भी मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं? ऑनेस्ट फीडबैक दे दो। आपके सिटी के भी लोग मौजूद होंगे। तो आप यहाँ पे ये 2 मैं आपको लिंक्स अभी दे दूँगा। आप मेरे स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करके या फ़ेसबुक के ऊपर रिव्यूज़ भी देख सकते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। तो ये सारे लिंक्स मैंने आपको चैट में दे दिए हैं। इसमें से जो फ़ेसबुक का लिंक है, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे आप सारे स्टूडेंट्स के रिव्यू देख सकते हो। रिव्यू का मतलब होता है लोगों ने कमेंट किया होता है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बताया हुआ है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। इसके अलावा आपके लिए ये लिंक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आप किसी को भी पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हो कि सर हसनैन कैसा पढ़ाते हैं? कुछ सिखा सिखा भी रहे हैं या नहीं? या जो बातें की जा रही हैं वो ठीक हैं भी या नहीं? तो आप इन 2 जगहों पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है? आप रिव्यूज़ देखो, और अगर आप इनसे भी सैटिस्फाई नहीं होते, तो आपको इतनी अच्छी ऑप्शन दे दी है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो 7 दिन के अंदर पैसे वापस ले लेना, ठीक है? इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं अपने पढ़ाने के ऊपर।